नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 3 जून 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं आज के इन टॉपिक से रिलेटेड। और आप तो जानते हैं कि एमसीक्यूज को सॉल्व करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स से हर एग्जाम में एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो आखिर तक बने रहिए, एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए और जो भी आपको आंसर सही लगता है उसे कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। तो जो हमें 3 जून 2024 की पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है अग्निबाण सॉर्टेड को लेके। सॉर्टेड जो है इसका कुछ फुल फॉर्म है, जैसे सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। अब ये जो सिलेबस इसका जाता है ये करंट इवेंट में जाता है, बट आपको ये भी बता दूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आ सकता है। अब हुआ क्या है, चेन्नई में एक स्पेस स्टार्टअप है, एक कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया एक सिंगल स्टेज टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर रॉकेट। तो ये एक रॉकेट है, सिंगल स्टेज टेक्नोलॉजी से बना हुआ रॉकेट है और इसका नाम है अग्निबाण सॉर्टेड सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ओके, तो श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया है। इसके बारे में अब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो इसको हम आगे और भी पढ़ते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो आपको ये बता दूं कि 2017 में ये कंपनी बनाई गई थी श्रीनाथ रविचंद्रन द्वारा। मोइन एसपीएम और एसआर चक्रवर्ती, इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई की अग्निकुल। अग्निकुल ये इंडिया की पहली इंडियन फर्म बनती है जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया इसरो के साथ। आपको इसरो का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसरो के साथ ये साइन किया गया एग्रीमेंट दिसंबर 2020 में। और आपको ये बता दूं कि ये जो एग्रीमेंट था इसको अंडर इन स्पेस इनिशिएटिव जो है, इन स्पेस इनिशिएटिव एक लिया था सरकार ने, तो वो ये हम कहेंगे कि इसरो ने उसके इनिशिएटिव के अंडर ग्रांट किया गया अग्निकुल को एक एक्सेस टू इसरोज एक्सपर्टाइज। इसरो के जो भी एक्सपर्टाइज है, जो भी एक्सपर्ट्स है वो एक्सेस कर सकते हैं, हम कहेंगे जो फैसिलिटीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं अग्निकुल नाम की कंपनी। ये हमें यहाँ पे पता चलता है, ऐसा एक एग्रीमेंट था। तो कंपनी जो है ये हाईएस्ट फंडेड स्पेस स्टार्टअप्स में से एक है इंडिया के, यानी इसके ऊपर काफ़ी फंडिंग हुई, इसके ऊपर काफ़ी पैसे लगाए गए। ऐसा एक स्पेस स्टार्टअप है इंडिया का जिसका नाम है अग्निकुल, और इसने हम देखेंगे तो $42 मिलियन अब तक रेज कर लिए। तो देखिए कितना सारा पैसा अब तक लगाया गया है। और ये एक इंडियन फर्म है जो कि स्पेस के ऊपर काम कर रहे हैं और अभी इन्होंने एक रॉकेट बनाया जिसका नाम है अग्निबाण। तो इस तरह से एग्रीमेंट किए गए कि इसरो के आप एक्सपर्टाइज यूज़ कर सकते हैं, उनके आप फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, यानी इसरो से ये काफ़ी हम कहेंगे कि काफ़ी कांटेक्ट में रहते हैं। की टेक अवेज देखिए, सबसे पहले इंडिया ने हिस्ट्री बनाई है स्पेस सेक्टर में थर्सडे को, और पहली बार ऐसा लॉन्च किया गया है प्राइवेट लॉन्च पैड ऑफ द कंट्री। सेकेंड प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है ये। तो हम देखेंगे तो प्राइवेटली बिल्ट जो प्राइवेट कंपनी बनाया है, ऐसा ये दूसरा रॉकेट है और ये पहला लॉन्च किया गया है, पहला लॉन्च है जो प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। यानी अब यहाँ पे जो इसरो या फिर जो भी गवर्नमेंट के लॉन्च पैड थे जहाँ से लॉन्च होते रॉकेट, उसका यूज़ ना करते प्राइवेट लॉन्च पैड का यूज़ किया गया है। और ये रॉकेट जो है ये सेकेंड प्राइवेट रॉकेट है जो बनाया गया, और पहला है जिसमें कॉम्बिनेशन है गैस और लिक्विड फ्यूल दोनों का। सॉर्टेड जो होता है वो वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल पीस है, 3D प्रिंटेड इंजन इसमें है हम देखेंगे, और डिज़ाइन एंड बिल्ट इंडिजीनियसली हम देखेंगे तो वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस ऐसा है जो इंडिया में ही बनाया गया पूरी तरह से, जिसमें 3D प्रिंटेड इंजन है, डिज़ाइन किया गया और बनाया गया है जो इंडिजीनियसली, यानी हमारे ही देश में जिसको बनाया गया है। और ये जो लॉन्च है इसको हिस्टोरिक भी कहा जा रहा है, क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है हैज़ नॉट सक्सेसफुली फ्लोन इनटू सेमी क्रायोजेनिक इंजन। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन में अब तक जो इसरो है वो भी नहीं पहुंचा है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन यानी उसमें मिक्स होता है लिक्विड और गैस प्रोपेलेंट का उसका यूज़ किया जाता है, यानी फ्यूल इसमें अगर देखोगे तो लिक्विड फ्यूल भी होता है और गैस फ्यूल भी होता है। ऐसा एक तरह से ये एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता है और इसको इन्होंने यूज़ किया। तो आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि इसरो ने भी अब तक नहीं किया और इसको यूज़ कर लिया जो हमारा एक प्राइवेट कंपनी है अग्निकुल, उन्होंने। तो इसमें हम आते हैं तो अग्निबाण जो है ये काफ़ी यूनिक भी है, काफ़ी सबसे अलग है, क्योंकि इसको इंडिया के प्राइवेट लॉन्च पैड जो कि धनुष है, जिसका नाम ये अच्छे से याद रखेगा, लॉन्च पैड जहाँ से इसको लॉन्च किया गया है उसका नाम धनुष है, और ये प्राइवेट लॉन्च पैड है जिसको एस्टेब्लिश खुद अग्निकुल ने किया है। अग्निकुल नाम के कंपनी ने ही ये लॉन्च पैड बनाया है। अब की पर्पज़ जो है इस मिशन का वो यही है कि टेस्ट फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेट इन हाउस एंड होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज़, है ना, फ्लाइट डेटा लाना, या फिर हम कहेंगे कि जो भी अग्निकुल का ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है अग्निबाण,
तो ये कहीं ना कहीं अग्निबाण उसको अग्निबाण जो है ये कहीं ना कहीं अग्निकुल का ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जो ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है, ऐसा एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये लॉन्च करने की एक बहुत अच्छा है। तो हम कहेंगे कि ये काफ़ी सारी इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है और यहाँ पे टेस्टिंग की गई है कि भाई ये ठीक से जा सकता है कि नहीं जा सकता है, और अगर ये चले गया तो हम यहाँ इसी लॉन्च पैड से और हम इसी हम कहेंगे कि ये जो हमारा एक तरह से लॉन्च पैड आप कहिए या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा रॉकेट है जिसका नाम है अग्निबाण, इसके थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें अभी लॉन्च कर सकते हैं। अग्निबाण रॉकेट जो होता है ये कस्टमाइजेबल है, ये इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल हैं जो 300 किलो का पेलोड लेके जा सकता है टू ऑर्बिट, यानी अर्थ के ऑर्बिट तक वो 300 केजी का पेलोड लेके जा सकता है। 700 किलोमीटर इन एल्टीट्यूड तक वो पहुंच सकता है, यानी 700 किलोमीटर हाइट तक वो जा सकता है और 300 किलो का वो पेलोड लेके जा सकता है। तो ये जो स्टार्टअप है वो अब देख रहा है लुकिंग एट फ्लाइंग एन ऑर्बिटल मिशन टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2024-25। अब यहाँ पे एक मिशन भी भेजा जाएगा इसके थ्रू, ये भी आपको पता चल रहा है। तो हम कहेंगे कि इस पे काफ़ी सारे लोग अभी काम भी कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि नवंबर 2022 में ये जो प्राइवेट कंपनी है एक और स्काईरूट एरोस्पेस, उन्होंने भी, यानी हम देखेंगे इसके पहले नवंबर 22 में प्राइवेट कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस है, उन्होंने सक्सेसफुली डेवलप किया था और ऑपरेट किया एक लॉन्च व्हीकल जिसका नाम था विक्रम एस। सब ऑर्बिटल फ्लाइट है, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा गया, SHAR से भेजा गया। ये फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने ये किया, ये पहली प्राइवेट कंपनी जिन्होंने किया। अब ये दूसरी प्राइवेट कंपनी है, बट ये जो दूसरी प्राइवेट कंपनी उसकी खासियत ये है कि उन्होंने जो लॉन्च पैड यूज़ किया वो भी प्राइवेट लॉन्च पैड है। तो ये बहुत ही नई चीज़ है कि प्राइवेट लॉन्च पैड से ही अभी यहाँ पे लॉन्च किया गया है एक रॉकेट जिसका नाम है अग्निबाण। तो ये भी याद रखिएगा, आई होप कि ये सक्सेसफुली सब कुछ हो जाए इसका और हमारा देश इसी तरह तरक्की करता रहे। तो ये जो पहला करंट अफेयर था इसका सोर्स था बिजनेस स्टैंडर्ड। अब दूसरी हमें जो न्यूज़ देखने मिल रही है वो है अहिल्याबाई होळकर को लेके। अहिल्याबाई होळकर को लेके जो न्यूज़ देखने मिल रही है इसका सिलेबस जाता है हिस्ट्री में। तो May 31 को हम सेलिब्रेट किए 300 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मराठा क्वीन अहिल्याबाई होळकर का। अहिल्याबाई होळकर जो है ये एक मराठा क्वीन थी और अभी 31 मई को 300th बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की। अब 300 बर्थ एनिवर्सरी है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थी, विजनरी थी और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी रखती थी। ये बहुत ही एक ग्रेट क्वीन मानी जाती हैं। और आपको ये बता दूं कि बैकग्राउंड में द रीन ऑफ अहिल्याबाई ऑफ इंदौर, ये इंदौर की थी, याद रखेगा, सेंट्रल इंडिया की, यानी आज मध्य प्रदेश में आता है इंदौर। इनका जो भी रूल था वो रूल चला 30 ईयर्स तक, काफ़ी बड़ा रूल था। और ये हम देखेंगे कि ये जो पीरियड था यहाँ पे परफेक्ट ऑर्डर एंड गुड गवर्नमेंट आपको देखने मिलती है और लोग जो है वो भी काफ़ी प्रॉस्पर कर गए थे, लोगों की भी जीवन में काफ़ी खुशहाली आई थी और लोग भी काफ़ी एक अच्छे पोजीशन में थे इस वक्त। और अगर देखोगे तो ये काफ़ी एबल रूलर थी और काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइज़र भी थे और उसी के साथ साथ काफ़ी रेस्पेक्टेड थे अपने लाइफ टाइम तक। इनको कंसिडर किया जाता है एक सेंट बाय ग्रेटफुल पीपल, जो बड़े बड़े लोग थे वो इनको संत भी कहते हैं, क्योंकि उनके डेथ के बाद अगर देखा गया तो आप देखोगे कि उनके जो काम थे उन्होंने उनको संत के नज़रों से भी लोगों ने देखा, इस तरह से उनके काम थे। तो हम कहेंगे कि उनके डेथ के बाद उनको संत भी माना गया। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में। तो देखिए कितना बड़ा, एक तरह से हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक रेस्पेक्ट था अहिल्याबाई होळकर को। अहिल्याबाई होळकर के बारे में पढ़ लेते हैं। इनको कहा जाता है राजमाता अहिल्याबाई होळकर। ये एक होळकर क्वीन थी। आपको तो पता है मराठा जो अलग अलग रीजन में रूल करते थे, जैसे पेशवा पुणे में करते थे, वैसे ही होळकर जो है, होळकर ये इंदौर में करते थे। तो कोई सिंधिया जो है ये ग्वालियर में करते थे, नागपुर में भोसले करते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से हम कहेंगे कि होळकर जो है इंदौर के थे। तो राजमाता अहिल्याबाई होळकर जो है ये एक होळकर क्वीन थी मालवा किंगडम की, मालवा रीजन में इनका किंगडम था। और आपको ये बता दूं कि ये मोस्ट विजनरी फीमेल रूलर्स मानी गई हैं इंडिया की, जो सबसे विजनरी थी। इनका जन्म 31 मई 1925 को हुआ था। एक चोंडी नाम का विलेज है जामखेड़ में, अहमदनगर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। अहिल्या की अगर बात करें तो काफ़ी हम्बल उनका बैकग्राउंड था। उनके जो फादर थे मानकोजी राव शिंदे, ये विलेज के हेड हुआ करते थे और उन्होंने उनको लिखना पढ़ना लिखना सिखाया भी था। एज ए यंग गर्ल अगर देखोगे तो वो काफ़ी सिंपल थी और काफ़ी सारी स्ट्रेंथ थी
थी उसमें, और इस कारण ही मल्हार राव होळकर जो है, जो लॉर्ड थे मालवा टेरिटरी के, उनका अट्रैक्शन कहीं ना कहीं इनके तरफ था। वो काफ़ी अट्रैक्ट हो गए इनको देख के, अहिल्याबाई होळकर को देख के। वो देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेस हो गए विथ यंग अहिल्याबाई, दैट इन 1733 वो शी वॉज बेयरली 8 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ 8 साल की थी जब अहिल्याबाई होळकर, तो उन्होंने उनसे शादी, अपने बेटे की शादी करा ली, जिनका नाम था खांडेराव होळकर। तो खांडेराव होळकर जो है उनकी शादी हो जाती है अहिल्याबाई होळकर के साथ। 12 ईयर्स आफ्टर हर मैरिज उनके जो हस्बैंड थे खांडेराव, उनकी डेथ हो गई क्योंकि कुम्हेर फोर्ट जो है उसकी लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो उनके डेथ के बाद, उनके हस्बैंड के डेथ के बाद अहिल्याबाई जो है वो स्टॉप बाय हर फादर इन लॉ फ्रॉम कमिटिंग सती, है ना। तो उनके ससुर जी थे, उन्होंने बोला कि मेरी जो बहू है वो सती नहीं जाएगी, वो उसकी डेथ नहीं होगी, इंस्टेड वो अब जो ट्रेनिंग वो अब अंडर हिज विंग एंड ट्रेन हर इन मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, है ना। तो वो खुद उनको अभी ट्रेंड करेंगे मिलिट्री में और एडमिनिस्ट्रेशन में। हर फादर इन लॉ मल्हार राव जो होता है, उनकी भी डेथ हो गई 1766 में। उसके बाद शी लॉस्ट हर सन मालेराव, उनके बेटे की भी डेथ हो गई मालेराव की। ये सब चीज़ें देखते हुए, ये सब चीज़ें जब पता चली, तो कीपिंग इन माइंड द वेलफेयर ऑफ किंगडम, उनका यही था कि अभी लोगों का कुछ करना होगा, लोगों का कुछ कल्याण करना होगा, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना होगा। उन्होंने पिटिशन किया पेशवा पे टू अलाउ हर टू टेक द रीन ऑफ मालवा, है ना। उन्होंने पेशवा को कहा, जो कि हेड था मराठा किंगडम का, कि मेरे हाथ में मालवा आना चाहिए। तो ऑल दो कुछ नोबल्स जो थे उन्होंने ऑब्जेक्शन भी लिया, शी वॉज स्टिल कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल शी हैड सपोर्ट ऑफ द आर्मी। उनके आर्मी का ये कहना था, होळकर लोगों के आर्मी का ये कहना था कि यही हमारी रानी बननी चाहिए। 1767 में पेशवा ने अहिल्याबाई के परमिशन ग्रांटेड अहिल्याबाई परमिशन टू टेक ओवर मालवा, और आखिरकार, है ना, पेशवा ने भी उनको परमिशन दे दी कि आप मालवा को संभाल सकते हो। उसके बाद वो इंदौर की रूलर बन गई 11 दिसंबर 1767 को। तो नेक्स्ट 28 ईयर्स तक महारानी अहिल्याबाई जो है उन्होंने रूल किया मालवा में, और काफ़ी एक अच्छी रूलर करके उन्होंने रूल किया। अंडर अहिल्याबाईज रूल मालवा जो होता है वहाँ काफ़ी पीस रही, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी बनी और काफ़ी स्टेबिलिटी भी आपको देखने मिली। उनका कैपिटल जो था वो माहेश्वर करके जो जगह है वहाँ पे था। तो हम कहेंगे कि वहाँ पे काफ़ी लिटरेचर भी फेमस हुआ, काफ़ी सारे अलग अलग ग्रंथ निकले, काफ़ी अलग अलग साहित्य निकले, लिटरेरी जिसको कहा जाता है, म्यूज़िकल, आर्टिस्टिक और इंडस्ट्रियल परस्यूट्स भी काफ़ी वहाँ पे आपको देखने मिले। तो अहिल्याबाई जो है उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बनाई माहेश्वर में, यानी कपड़े की इंडस्ट्री बनाई गई, और आज ये बहुत फेमस है माहेश्वरी साड़ी के लिए। तो ये सब आपको देखने मिलता है। द मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन जो उनका था वो था रिपेयर ऑफ फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल को इन्होंने रिपेयर किया 1780 में। ये फिलोसोफर क्वीन जो थी, as she is famously known, passed away on 13th August 1795 at the age of 70। उनकी डेथ हो गई। उनकी जो लेगेसी थी आज भी आपको जिंदा दिखती है, अलग अलग टेम्पल्स में भी आपको देखने जो उन्होंने बनाए, अलग अलग धर्मशाला उन्होंने बनाए, जो पब्लिक वर्क उन्होंने किए, इस तरह से वो एक हमारे बीच में रही हुई एक ग्रेट क्वीन करके पता चलती है अहिल्याबाई होळकर। अहिल्याबाई होळकर की इस तरह से कहानी थी, और अहिल्याबाई होळकर जो है ये, इनके बारे में जो हमें न्यूज़ मिली है उसका सोर्स है इंडियन कल्चर। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है मोल्डोवा को लेके। मोल्डोवा को लेके जो न्यूज़ है उसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी में इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके आपको बॉर्डर्स और लोकेशन से सब पूछा जाता है। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो यूएस ने प्लेज किया, उन्होंने ये कहा है कि हम $135 मिलियन का हेल्प करेंगे मोल्डोवा को फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, उनके सिक्योरिटी के लिए, और रशिया जो डिसइंफॉर्मेशन दे रही है उनके लिए, क्योंकि रशिया अब यहाँ पे अपना कब्जा जमाना चाह रही है, ऐसा यूएस का कहना है। अब देख रहे कि रशिया का वॉर यूक्रेन में चल रहा है और वहीं पे लग के मोल्डोवा है, तो मोल्डोवा में रशिया आ सकता है, ऐसा यूएस का एक दावा है। तो इसलिए यूएस मोल्डोवा को हेल्प कर रहा ताकि वो अपनी सिक्योरिटी बनाए रखे, क्योंकि ये वेस्टर्न लीनिंग नेशन जो है, यानी मोल्डोवा जो है वो वेस्ट साइड में है, यानी अगर हम देखेंगे तो यूएस के साइड में, ऐसा यूएस का दावा है। तो मॉस्को जो है वो उसको अपने तरफ खींचना चाह रहा है, और क्योंकि नेबरिंग वॉर चल रहा है यूक्रेन में, तो आप देखोगे तो देयर आर ऑल्सो साइंस दैट रशिया में कंसिडर न्यू एक्शन इन मोल्डोवा। तो काफ़ी सारे ऐसे साइन दिख रहे हैं कि रशिया कुछ नया एक्शन ले सकता है मोल्डोवा में, क्योंकि 1500 ट्रूप्स जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ट्रांसनिस्ट्रिया करके एक टेरिटरी है जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो इसके एकदम पास है मोल्डोवा के, वहाँ पे उन्होंने 1500 कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि सोल्जर्स लाके खड़े कर दिए। तो वो कुछ गलत ना कर दे, इसका काफ़ी सारे डाउट बताए जा रहे हैं।
तो हम कहेंगे कि इज बिहाइंड एंटी वेस्टर्न मूव्स दैट यूएसए बिलीव रन काउंटर मोल्डोवन एस्पिरेंट्स, है ना। तो उनका यही कहना है कि हम मोल्डोवा को तो बचाएंगे और यूरोपियन नेशन को ज्वाइन करने के लिए उनको कहेंगे कि जो मोल्डोवा है उनको। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरह की बातें चली है मोल्डोवा में, इसलिए हम कहेंगे कि मोल्डोवा जो है ये न्यूज़ में रहा। मोल्डोवा की बात करते हैं, मोल्डोवा एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी आजू बाजू उसको कोई पानी लग के नहीं है, ईस्टर्न यूरोप में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ बाल्कन्स में आपको ये देखने मिलता है। जो बाल्कन कंट्रीज़ है उसके कहीं ना कहीं कॉर्नर में जो कंट्री जो है उसका एरिया 33,483 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन है, जनवरी 2023 में थी। मोल्डोवा में अगर देखोगे तो वहाँ कहीं ना कहीं रोमानिया आपको साइड में देखने मिलता है, वेस्ट में यूक्रेन नॉर्थ में देखने मिलता है, ईस्ट और साउथ में यूक्रेन ही आता है इसके। ये देखिए ये इस तरह से पूरा यूक्रेन से घिरा हुआ देश है। उसके अलावा आपको यहाँ पे अगर आप और भी देश देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि रोमानिया से लेके काफ़ी सारे देश देखने मिल रहे हैं। सो हम कहेंगे द अनरिकॉग्नाइज्ड ब्रेकवे स्टेट ट्रांसनिस्ट्रिया जो है ये कहीं ना कहीं एक रिवर है, निस्टर रिवर करके जो है वो कंट्री के ईस्टर्न बॉर्डर में है, यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वहाँ पे रिवर है, वहाँ पे एक स्टेट है ट्रांसनिस्ट्रिया स्टेट। ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड है कि वो किसका है, वहाँ पे रशिया ने अपनी आर्मी खड़ी की हुई है। मोल्डोवा जो है वो यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, रिपब्लिक है यानी वहाँ कोई राजा रूल नहीं करता है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड रहेंगे, डेमोक्रेटिक है क्योंकि वहाँ इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट द्वारा चलाया जाता है इसलिए वो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव, और यूनिटरी इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक ही सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम कहेंगे इसका कैपिटल जो है वो चिसनाऊ करके है, चिसनाऊ जो है ये कैपिटल है जो मोल्डोवा है उसका, और कंट्रीज लार्जेस्ट सिटी भी यही है और मेन कमर्शियल और कल्चरल सेंटर भी चिसनाऊ ही है। मोल्डोवा जो है वो सेकंड पुअरेस्ट कंट्री है यूरोप की बाय जीडीपी पर ऑफिशियल कैपिटा, सबसे गरीब सेकंड हम कह सकते हैं पुअरेस्ट कंट्री आफ्टर यूक्रेन। और अगर देखोगे तो उसका जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर से ही आता है, उसका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस है सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर से आता है, सर्विस के कारण ही वहाँ पे अर्निंग हो रही है ऐसा माना जाता है। मोल्डोवा जो है वो मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशन का, काउंसिल ऑफ यूरोप का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का WTO का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप का, GUAM ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड एसोसिएशन एंड द एसोसिएशन ट्रायो, इन सब का वो मेंबर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बट याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से मोल्डोवा जो है न्यूज़ में रहा और इस न्यूज़ का जो सोर्स था वो था द हिंदू। आगे का जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है काजा समिट को लेके। काजा समिट की बात करें तो इसका सिलेबस एनवायरमेंट में जाता है क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड ही ये काजा समिट हो रही है। काजा समिट 2024 की समिट है जिसको काफ़ी सारे डेलीगेट जो है वो अटेंड कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो समिट हो रही है लिविंगस्टोन में हो रही है जो कि ज़ैम्बिया करके जगह है वहाँ पे हो रही है। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पे एक कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा जिसको साइट्स कहा जाता है। आप एनवायरमेंट पढ़ते तो एनवायरमेंट में साइट्स पढ़ते ही हो। तो कन्वेंशन है ये इंटरनेशनल ट्रेड जो चलता है, इंटरनेशनल लेवल पे जो व्यापार चलता है एंडेंजर्ड स्पीसीज का। एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी ऐसे स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम बची है तो उनका व्यापार नहीं होना चाहिए, ऐसे से तो उनकी पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। उसी को लेके यहाँ पे एक समिट चल रहा है। तो यहाँ पे वही है कि भाई आइवरी जो है हाथी के दांत और बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स है इसको बेचना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हाथी के दांत के लिए अगर हाथी की डेथ हो रही है या फिर बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट के लिए बाकी जानवरों को मारा जा रहा है तो ये ठीक नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको ज़ैम्बिया देखने मिल रहा है, यहाँ पे काजा समिट चल रहा है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में अगर हम आते हैं तो कैवागो ज़ैम्बेजी ट्रांसफ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया जो है जहाँ पे 5 सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ आती है, एक आती है एंगोला, एक आती है बोत्सवाना, एक आती है नामीबिया, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे। ऐसे 5 यहाँ पे सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ आपको देखने मिल रही है। तो काजा TFCA जो है ये कहीं ना कहीं फॉर्मली एस्टेब्लिश किया गया था 18 अगस्त 2011 में। यहाँ पे व्हेन द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ 5 गवर्नमेंट इन यहाँ के 5 देशों के जो हेड ऑफ द स्टेट थे जो भी रहेंगे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, उन लोगों ने साइन किया था ट्रीटी एक लुएंडा एंगोला में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे नाम्बिया, बोत्सवाना, यहाँ पे जिम्बाब्वे या ज़ैम्बिया, एंगोला, तो ये सब जो देश है 5 देश, इन 5 देशों ने मिलकर इसको साइन किया था कि भाई हम हमारे यहाँ के वाइल्ड लाइफ को तो बचाएंगे। ये देखिए पूरा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के ये जो है यहाँ के वाइल्ड लाइफ को बचाना है, इनके बीच का व्यापार जो है हमें रोकना होगा। तो काजा TFCA, अब ये आपने नाम सुना तो ये है क्या, तो कैवांगो ज़ैम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया जो है जिसको काजा TFCA कहा जाता है। अभी मैंने आपको जो एक एरिया दिखाया जो कहीं ना कहीं आपको ये फॉरेस्ट का एरिया देखने मिलता है, ये 5,20,000
स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 5 सदर्न अफ्रीकन नेशन से ये बॉर्डर शेयर करता है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 रिवर्स भी है, ओका वांगो रिवर और जैम्बेजी रिवर बेसिन्स भी आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक पार्ट है अपर जैम्बेजी रिवर का, ओका वांगो बेसिन्स का, डेल्टा है काफ़ी सारे, कैप्रीवी स्ट्रिप है नामीबिया का, सदर्न वेस्टर्न पार्ट है एंगोला का, सदर्न वेस्टर्न जैम्बिया आता है, नॉर्दर्न वाइल्डलैंड्स आती है बोत्सवाना का, और वेस्टर्न जिम्बाब्वे भी आता है। तो ये सब यहाँ पे जुड़े हुए। तो सेंटर जो है एरिया का, वहाँ पे आपको जैम्बेजी और चोबे रिवर देखने मिलती है। यहाँ पे बॉर्डर्स है बोत्सवाना का, नामीबिया का, जैम्बिया का और जिम्बाब्वे के, यहाँ पे बॉर्डर्स आके मिलती है। ये सब यहाँ पे आपको मैप में देखने मिल जाएगा। जब भी ये करंट अफेयर देखो, ये पढ़ो, तो उसके बाद ये मैप को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ याद रहे। आगे जब हम आते हैं तो हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे नेशनल पार्क, नेशनल साइट्स भी है। यहाँ चोबे नेशनल पार्क आपको देखने मिलता है, वांगे नेशनल पार्क आपको देखने मिलता है, विक्टोरिया फॉल्स भी यहीं पे है, और काफ़ी सारे यहाँ पे पॉपुलेशन है। लगभग 2.5 लाख एनिमल्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ अफ्रीकन एलिफेंट की वर्ल्ड में। तो ऐसे एरिया में तो काफ़ी कंजर्वेशन करने की ज़रूरत ही है, इसलिए काजा TFCA चल रहा है। और ये जो काजा TFCA था, इसका सोर्स था डाउन टू अर्थ। अब अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं, और अगली न्यूज़ है ड्रॉप इन ग्लोबल फूड प्राइजेस। अब आपको ये बता दूं कि जो ग्लोबल लेवल पे फूड प्राइजेस है वो गिर गए हैं, वो कम हो गए हैं। इंडिया में भले ही फूड प्राइजेस बढ़ते हुए दिखे, बट ग्लोबल लेवल पे फूड प्राइजेस कम हुए हैं। अब ये जो सिलेबस इसका जाता है GS3 में जाता है। आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, इकोनॉमी में भी इससे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। 2023 में वर्ल्ड फूड प्राइजेस ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। अगर देखोगे तो 2022 में इनके प्राइजेस बहुत बड़े थे फूड आइटम्स के, बट 2023 में देखा गया है कि इनके प्राइजेस काफ़ी कम हुए हैं। बट अगर हम बात करें तो इंडिया का जो फूड इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हाई था, यानी 9.5% रहा है दिसंबर 2023 में। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, हमारे यहाँ महंगाई 9.5% रही है तभी भी, जबकि ग्लोबल लेवल पे डिफ्लेशन था, यानी चीज़ें सस्ती हो रही थी। -10% इन्फ्लेशन चल रहा था, यानी महंगाई जो है ये माइनस में जा रही थी, यानी वहाँ डिफ्लेशन वाली सिचुएशन देखने मिल रही थी। इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है डिफ्लेशन, यानी सस्ती होना चीज़ें। बैकग्राउंड की बात करें तो FAO जो है, इनका फूड प्राइस इंडेक्स आता है, उसमें मंथली चेंजेस देखे जाते हैं इंटरनेशनल प्राइजेस में। जो भी फूड कमोडिटीज़ का व्यापार किया जाता है उनका 13.7% ये कम देखा गया है। 2022 में जितना था उससे कम यहाँ पे होते हुए दिखे हैं प्राइजेस। अब फैक्टर्स है कौन से है जिस कारण ये ग्लोबल प्राइजेस कम हुई हैं। भाई देखो, प्राइजेस कम होना है बहुत बड़ी बात है। तो सबसे ज़्यादा बम्पर हार्वेस्ट हुए मेजर क्रॉप्स के, बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग हुई है। वीट 2023 में इसमें सरप्लस यानी काफ़ी सारा वीट जो है वो बचा मार्केट में। और आप देखोगे तो 2022 में ये काफ़ी अच्छा नहीं था, सप्लाई भी काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे थे क्योंकि यूक्रेन में वॉर चल रहा था, इसलिए यहाँ से वहाँ ले जाना बहुत मुश्किल जा रहा था। और मेजर ग्रेन का एक्सपोर्टर जो है वो यूक्रेन है। यूक्रेन खुद बहुत सारे ग्रेन्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अगला, डिस्पाइट द डिसरप्शन ऑफ द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। अब ब्लैक सी से यहाँ से वहाँ ले जाने का रास्ता था, जहाँ यहाँ से वहाँ जो चीज़ें जा रही थी, तो ये कहीं ना कहीं डिसरप्शन आए थे, बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे रास्ता व्यापार के लिए। बट 2023 में जुलाई में रशिया और यूक्रेन जो उन्होंने मैनेज कर लिया कि वो वीट का एक्सपोर्ट फिर भी करेंगे, तो उन्होंने वीट का एक्सपोर्ट किया। इस कारण मार्केट में काफ़ी सारे ग्रेन्स आए, वीट यहाँ से बाहर निकला यूक्रेन और रशिया से काफ़ी सारा। अगला है यूएन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने वेजिटेबल प्राइस इंडेक्स जो है वहाँ पे काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने मिला 2023 में। 32.7% यहाँ पे रेट गिरे, प्राइजेस गिरे वेजिटेबल के। ये डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि काफ़ी सारे अच्छी बातें थी, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल सप्लाईज काफ़ी अच्छे से हुआ। उसके अलावा हम कहेंगे बायोफ्यूल प्रोडक्शन जो है ये भी डिक्रीज इन इट्स यूज़ फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन। पहले बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ होता था, अभी उसका कम यूज़ हुआ इस चीज़ों के लिए, इसलिए वो बचा और लोगों के काम भी आया। अगला है हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और इकोनॉमिक रिसेशन के भी खतरे यहाँ पे देखने मिल रहे थे, इसलिए कंज्यूमर की डिमांड जो थी वो काफ़ी वर्ल्ड के पार्ट में कम होने लगी। इसलिए मेजर फूड इंपोर्टिंग रीजन्स जो है, यानी हम कहेंगे कि जहाँ से फूड बाहर भेजा है वहाँ पे इंपोर्ट का डिक्लाइन हुआ एंड डिमांड फॉर सर्टेन फूड कमोडिटीज जो है ये भी कहीं ना कहीं कम होने लगी। इस कारण
जो प्रेशर था ग्लोबल प्राइजेस पे वो कम, क्योंकि डिमांड कम। याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसके प्राइजेस कम होते हैं, यानी प्राइजेस कम होना यानी डिफ्लेशन हो जाता है। तो हम कहेंगे कि डिमांड कम होने लगी क्योंकि लोगों के पास उतने पैसे ही नहीं थे, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा थी उनके यहाँ पे, तो उनको ये चीज़ें महंगी लगने लगी, उन्होंने डिमांड कम की तो चीज़ें अपने आप सस्ती हो गई। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिली। अगला है रीजंस फॉर एक्सपीरियंसिंग हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। अब पूरे वर्ल्ड में जब ये गिर रहा था फूड प्राइजेस, तो इंडिया में क्यों बढ़ा? ग्लोबल फूड प्राइजेस जो है वो हर जगह गिरे, बट इंडिया में प्राइजेस जो है वो काफ़ी आपको ऊंचे देखने मिले। अब इंडिया का जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो ओनली एडिबल ऑयल्स का है। हम देखेंगे तो 60% ऑफ कंजम्पशन है एंड पल्सेस। तो हम कहेंगे जितना भी एडिबल ऑयल हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें से 60% जो है वो, और जो पल्सेस है वो तो हम इंपोर्ट करते हैं, वो हम बाहर से मंगाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने इम्पोज किए बैन एक्सपोर्ट्स पे कुछ सर्टेन फूड आइटम्स के, कि ये इंडिया से बाहर नहीं भेजना है। जैसे वीट को बाहर मत भेजिए, नॉन बासमती वाइट राइस को बाहर मत भेजिए, शुगर को इंडिया से बाहर मत भेजिए, ऑनियन को बाहर मत भेजिए, और इम्पोर्ट ड्यूटी वेवर्स भी यहाँ पे लगाए गए। यानी हम कहेंगे इंपोर्ट ड्यूटी या जो भी लगता था वो भी कहीं ना कहीं माफ़ करना यहाँ पे शुरू किया कि भाई इंपोर्ट होने दो। इसलिए हम कहेंगे कि रिड्यूसिंग ग्लोबल मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंसेस ऑन डोमेस्टिक प्राइजेस। अब देखोगे तो ये चीज़ें बाहर नहीं जा रही थी, अब बाहर नहीं जा रही तो हमारे यहाँ पे बिक रही थी। अब ग्लोबल लेवल पे प्राइस भी कम हुए तो हमारे इंडिया में ये चीज़ें घूम रही है, तो इस पर तो प्राइस कभी कम होते हुए दिखे ही नहीं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन चैलेंज, जैसे वेदर कंडीशंस हमारी काफ़ी अच्छी नहीं रही है, जिस कारण सीरियल्स बोलिए, पल्सेस बोलिए, शुगर बोलिए, इनका काफ़ी शॉर्टेज आपको देखने मिला। और सीरियल और पल्स इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, 9.9% इन्फ्लेशन आपको सीरियल और पल्स में देखने मिला, और 20.7% ईयर ऑन ईयर है ना, हर साल आपको ये देखने मिला। सीरियल पे देखिए कितना है 9.9%, 20.7% पल्सेस पे इन्फ्लेशन देखने मिला दिसंबर 2023 में, क्योंकि वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं थी ऐसा माना गया। लो स्टॉक लेवल्स, हमारे यहाँ स्टॉक में भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं, जैसे वीट और शुगर जो है वो भी काफ़ी हमारे ऊपर पास नहीं थे, और जब डिमांड बढ़ने लगी तो प्राइस प्रेशर आने लगे, डिमांड बढ़ने लगी, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, महंगाई बढ़ने लगी, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं थी चीज़ें। वे फॉरवर्ड की बात करें तो इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर में हमें इन्वेस्ट करना होगा इंडिया को, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, टेक्नोलॉजी बोलिए, या फिर हमें इंप्रूव करना पड़ेगा क्रॉप के यील्ड। ऐसा कुछ करना होगा जिससे प्रोडक्शन काफ़ी सारा बढ़े, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो, सप्लाई काफ़ी अच्छा हो और प्राइजेस काफ़ी स्टेबल हो जाए। दूसरा है लॉजिस्टिक्स, यहाँ से वहाँ जो इसको लेके जाते हैं वो भी फैसिलिटीज़ अच्छी हमें बनानी पड़ेगी, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट्स भी हमें काफ़ी अच्छे रखने पड़ेंगे। अगला है प्रमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन बाय एनकरेजिंग कल्टीवेशन ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, है ना। तो सरकार को एनकरेज करना पड़ेगा कि अलग अलग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो लोग लगाए, ताकि कुछ कमोडिटीज़ पे ही लोग डिपेंड ना रहे और मार्केट जो है वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि सभी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। मॉनिटर करना होगा फूड प्राइजेस को रेगुलरली कि क्या हो रहा है क्या नहीं, जिससे हमें पता चले कि भाई कंज्यूमर्स को सही दाम में ख़रीदने मिल रहा है क्या, प्रोड्यूसर जो है उनको सही दाम में बिक रहा है क्या, ये सब हमें हर बार मॉनिटर करना पड़ेगा। और अगला है कि क्लाइमेट चेंजेस को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी हमें सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस लानी पड़ेगी, वाटर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अच्छे से देखनी पड़ेगी, और इसी कारण हम सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ये है वे फॉरवर्ड। तो ये जो करंट अफेयर था इसका जो सोर्स था वो था PBS। अब बारी है आज के प्रैक्टिस MCQs को सॉल्व करने की। तो जो सबसे पहला आपको क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कावांगो Zambezi Trans-Frontier Conservation Area. First, it spans about 5 southern African countries: Angola, Botswana, Namibia, Zambia, and Zimbabwe. Second, it incorporates a number of notable national parks and nature sites, including Chobe National Park, Hwange National Park, Victoria Falls. Which of the statement given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Question number 2. Consider the following countries: Moldova, Poland, Slovakia या Belarus. यहाँ पे देखोगे तो which countries, how many of the countries given above share borders with Ukraine? Only one, only two, all three या फिर all 4. Question number 3. Consider the following statements about Ahilyabai Holkar. She was the Holkar queen of Malwa kingdom. Her notable contribution was the renovation and repair of famous Kashi Vishwanath temple. Third, her capital Maheshwar was an oasis of literary, musical, artistic and industrial pursuits. How many of the statements given above are correct? Only one, two only, all three या फिर none? जो भी आपको आंसर सही लगते हैं उसके कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।